नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जो कि है रियल एस्टेट अवार्ड स्पेशल, जहां पर हम बात करेंगे सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2013 प्रेजेंटेड बाय आरआर काबिल्स की। और खास चर्चा होगी इस साल के अवार्ड्स को लेकर, जो कि होने जा रहे हैं मुंबई में 21 दिसंबर की शाम को, जहां पर हम ये बताएंगे कि देश में सबसे बेहतरीन और कुछ हटके काम करने वाले बिल्डर्स कौन से हैं और रियल एस्टेट के मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है। और आज हमारे इस खास पेशकश में दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए उनका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राम रत्न ग्रुप के प्रेसिडेंट और आरआर काबिल के श्री गोपाल काबरा, जो कि हमारे सहयोगी भी हैं इन अवार्ड्स के अंदर, और हमारे साथ है पंकज कपूर, सीईओ एंड एमडी लाइजिस फोरास, जो कि इन अवार्ड्स में हमारे नॉलेज पार्टनर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पर हम बातचीत शुरू करते हैं श्री गोपाल काबरा साहब के साथ। आप लंबे समय से काबरा जी सहयोगी रहे हैं इसमें, शुरुआत से ही आप सीएनबीसी आवाज के साथ है। जब बात आती है सम्मानित करने की रियल एस्टेट अवार्ड के हकदारों की या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर, तो इतना लंबा सफर हो गया है, ये 7वां साल है इन अवार्ड्स का, बल्कि शायद 8वां साल है इन अवार्ड्स का। आपको अभी तक का जो सफर है वो कैसा लगता है? क्या वाकई ये अवार्ड लोगों को, इस इंडस्ट्री को, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को मोटिवेट करने में कामयाब रहते हैं? ये रियल एस्टेट अवार्ड जो हम लोग कर रहे हैं, आरआर काबिल सीएनबीसी अवार्ड दोनों मिलकर पिछले 7 साल से कर रहे हैं, इससे लोगों को काफ़ी रुचि है, इनको काफ़ी लाभ पहुंचता है और लोग इस अवार्ड का इंतजार करते हैं हर साल। कल भी मैं यहाँ दिल्ली आया हुआ हूँ, बिल्डर लोग की कॉन्फ्रेंस चल रही है। कई बिल्डरों ने बताया कि हम आएंगे अवार्ड में, और अवार्ड मिलने से हमको उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारी सेल में उसको फ़ायदा होता है और हमारे काम करने की प्रणाली में भी हमको इसमें काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि हमको अवार्ड के क्राइटेरिया कड़क है। उस हिसाब से हम लोग ने हमारी वर्किंग को भी अलग ढंग से किया है। जी, तो यहाँ पर गोपाल साहब ने कहा कि अवार्ड्स के क्राइटेरिया कड़क हैं। क्या क्राइटेरिया है इसके? वाकई इतना आसान नहीं इस अवार्ड को जीतना, जो अच्छा काम होता है वही रिकॉग्नाइज यहाँ पर हो पाता है। पंकज कपूर साहब हमारे साथ हैं, जो हमारे नॉलेज पार्टनर है, सारा इवैल्यूएशन करते हैं सबके लिए। पंकज जी, क्या आधार बनता है? जैसे गोपाल जी कह रहे हैं कि बहुत कड़क यहाँ पर मानदंड होते हैं, तो अगर हम शुरुआत करें कि कैसे ये पूरी प्रोसेस शुरू होती है, कहाँ से फिल्टर लगने चालू होते हैं, कैसे यहाँ पर विजेता उभरता है धीरे धीरे? देखिए, एक रियल एस्टेट बड़ा ही लोकल सब्जेक्ट है और हर एक ज्योग्राफी की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, वहाँ की डेमोग्राफिक अलग होती है और उसके रियल एस्टेट का बिहेवियर भी बहुत अलग होता है। तो कुछ एक ग्रास रूट लेवल पैरामीटर्स हैं, जो ये है कि जो घर है वो घर का काम करे, मतलब वो हैबिटेशंस हो और एक कंज्यूमर है वहाँ पे जाए और रह सके। तो उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन अच्छा होना चाहिए, उसे टाइमली पोजीशन मिलना चाहिए। दूसरा है कि वो वहाँ पे जाए तो रह सके, तो उसमें एक लोकेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और प्रोडक्ट के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो एस्पेक्ट्स और क्रक्स ये रखा गया है कि जो घर है, आज हम घर को एक अवार्ड दें, कंज्यूमर के रहने वाले घर को अवार्ड दें और उस प्रोजेक्ट को अवार्ड दें जिसमें रहने वाला आदमी महसूस करे कि उसे एक अच्छा घर एक टाइमली पोजीशन के साथ और उसकी जो नीड थी उसको फुलफिल करता हुआ मिला, जहाँ पे उसको लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक भी पूरी मिल गई, जहाँ पे उसको स्कूल मिल गया, कॉलेज मिल गया, हैबिटेशंस है, सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे हैं और साथ में टाइमली पोजीशन है। तो 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस थी, दूसरा लोकेशन थी और तीसरी प्रोडक्ट और उसकी एमिनिटीज़ थी। अब लोकेशन में ये देखा गया कि प्रोजेक्ट जो है उसकी जो डेवलपर है उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही, तो उसमें डिलेस कम हैं या आपकी फाइनेंशियल एडिक्वेसी रही है बिल्डर्स की। तो ये जो पैरामीटर है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने अपने डेटा को यूज़ करते हुए ये एसेस किया कि कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिसमें परफॉर्मेंस आज तक कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस अच्छी रही, तो उनको हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया। फिर और यहाँ पर मैं दर्शकों को बता दूं कि एंट्रीज भी आई और ये जो डेटा की आप बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स की, इनकी संख्या 8000 से कुछ ज्यादा है, या 8000 से कुछ 9000 10,000 के करीब के प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें हम लोगों ने पहले फिल्टर मारे वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। फिर वो जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें हम लोगों ने टॉप 10 प्रोजेक्ट्स ढूंढे कि जो सबसे अच्छे हैं। फिर उनको हम लोगों ने फिजिकली अप्रोच किया कि यू आर अमंग द टॉप कंटेंडर। हालांकि ये भी है कि बहुत ये ओपन था, ओपन कोई भी कर सकता था। तो अगर किसी ने किया तो
वो भी उस रेस का हिस्सा है। तो क्वेश्चनियर और नॉमिनेशन फॉर्म में वो सारे पैरामीटर्स डाले गए जिसके थ्रू उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशंस किया जा सके। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थे, उसके बाद लोकेशन के पैरामीटर्स थे। अब लोकेशंस को हम लोगों ने वहाँ की डेंसिटी देखी कि वो डिफाइन करती है कि वो हैबिटेबल है कि नहीं है, स्कूल्स होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, बैंक होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स थे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये तमाम चीज़ें आ गई। उसके बाद प्रोडक्ट के फीचर्स थे। अब प्रोडक्ट के फीचर्स में ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी बोलता है मैं सुपरलेटिव प्रोडक्ट दे रहा है। हम लोगों ने देखा कि एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए आपकी जो हाइजीन फैक्टर होते थे वो आपने दिया और उसको कितना इन्हांसमेंट फर्दर किया। आपका लेआउट किस तरीके से था, उसका सर्कुलेशन किस तरीके से था, उसका डिज़ाइन किस तरीके से था, आपने जो एमिनिटीज़ दी वो कितनी अच्छी हैं। बड़ा सिंपल क्रक्स है कि आप बोलिए कि मैंने स्विमिंग पूल दिया, हमने जकूजी दिया, लेकिन वाटर सप्लाई अगर बराबर नहीं है तो वो उसको हम लोग इतने वेटेज स्विमिंग पूल को नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप वेटेजेस की बात करें पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। और आपने एक लंबा सा क्वेश्चनियर भी बनाया, मैंने देखा जो फॉर्म बिल्डर्स के लिए यहाँ पर है, जिसे भर के वो अपना नॉमिनेशन दे रहे हैं। वो काफी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन मांगे गए हैं, काफी मुश्किल सा लगता है एक बार को। तो यहाँ पर चीजें इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर काबरा जी का रुख करते हैं। गोपाल जी, जैसा पंकज जी ने यहाँ डिस्क्राइब किया कि मतलब कितना बड़ा फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ, देश भर के 10,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर भी कितनी बारीकियों पे यहाँ पर चीजों पे उनको पूछा गया। तो आप जब लोगों से मिलते हैं, कोई शिकायत तो नहीं करता आपसे कि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं या बहुत ज्यादा आपके जो स्टैंडर्ड्स है वो कड़े कर रखे हैं आपने? नहीं, पिछली बार ये शिकायत काफी थी, लेकिन इस बार की ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे भी बात किया था, संजय से बात किया था कि थोड़ा सा इसको कुछ अलग ढंग से किया जाए। अगर इतना कठिन होता लोगों को फॉर्म भरना तो 10,000 एप्लीकेशन या 10,000 प्रोजेक्ट आते नहीं। तो ये जो 10,000 प्रोजेक्ट आए हैं, यही एक अपने आप में बड़ी इस अवार्ड की सफलता को अग्रिम में हम गिन सकते हैं। लोगों में एक जागरूकता आई है, लोगों को फॉर्म समझ में आया। ठीक है, कोई भी चीज़ जब नई शुरुआत होती है, जब हमने अवार्ड ये 6 साल पहले शुरू किया तब एक बात अलग थी। अब धीरे धीरे लोग भी इसके आधार पर एजुकेट हुए हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं और उसकी तैयारी बहुत पहले से होती है। और हमारे फॉर्म जो है, इस बार हम लोग ने जो 3-4 महीने ही पहले अनाउंस कर दिया था moneycontrol.com के थ्रू या बाकी के माध्यम से, तो लोगों को इसमें काफ़ी समय मिला तैयारी करने के लिए। इसलिए इस बार लगता ऐसा है कि फॉर्म भरने में लोगों को कठिनाई नहीं हुई है, लेकिन कठिनाई जो भी होगी, लेकिन उनकी गलती की कठिनाई होगी, इसलिए उन्होंने किसी ने बताया नहीं है। जी जरूर। तो यहाँ पर बस सारी प्रोसेस का एक ही यहाँ पर जो है वो लक्ष्य है या एक ही उसका कारण है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट को देखें, अच्छे से अच्छे फिल्टर लगाएं और निकल के जो विजेता के रूप में आए वो सबसे बेहतरीन हो, सबसे अलग हो, हर मानदंड पे खरा उतरा हो। इसीलिए शायद इतने फिल्टर्स की बात यहां पर हो रही है और इतने बड़े संख्या में नॉमिनेशंस भी आ रहे हैं। हम बधाई देना चाहते हैं तमाम बिल्डर्स को कि उन्होंने इतना उत्साह दिखाया इस साल के अवार्ड्स के लिए भी। यहां पर वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि किस तरह के फॉर्म्स यहां पर जनरेट किए गए थे, क्या बातें पूछी गई थी और फिर उसको जूरी ने किस तरीके से इवैल्यूएट किया, जूरी में कौन कौन थे, तमाम बातें होंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पसंदीदा चैनल्स को देखते रहने के लिए अभी डिश टीवी को कॉल करें, अन्यथा आप किसी अन्य डीटीएच या केबल ऑपरेटर से नया कनेक्शन ले सकते हैं। क्यों टाइम मिस करे यार, कोई नहीं आने वाला। मिल गया। वेलकम टू टाटा स्काई। हेलो, मैं लद्दाख के लामायूर गांव से बोल रही हूँ। वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके आगे एक रास्ता जाता है जहाँ 5 कच्चे मकान हैं। उनमें से आखिर घर हमारा है। क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम, आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। क्या? जरा फिर से बोल सकते हैं? आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ,
टाटा स्काई लगाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 का ये खास एपिसोड जो कि डेडिकेटेड है रियल एस्टेट अवार्ड 2013 को, प्रेजेंटेड बाय आरआर काबिल्स, जिसे लेकर आ रहे सीएनबीसी आवाज सम्मानित कर रहे हैं उन तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स को जिन्होंने रियल एस्टेट की फील्ड में कुछ हटकर काम किया। ये इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, इस साल जो फॉर्म्स हैं हम जिक्र कर रहे थे उनका, कि उनके लिए तो आप हमें बताइएगा क्या क्या चीजें आपने उनको पूछी, लेकिन क्या कैटेगरी है, थोड़ा कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन हम जानना चाहते हैं। किन शहरों में, किन कैटेगरीज में किस हिसाब से इस साल रखा गया है सब कुछ? देखिए, 3 ब्रॉड कैटेगरी होते हैं जो रियल एस्टेट एसेट्स क्लास में ज्यादातर रहते हैं। वो है रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड रिटेल। फिर रेजिडेंशियल को हम लोगों ने फर्दर तोड़ दिया, क्योंकि कॉमर्शियल और रिटेल तो ये मान लिया कि 3 लाख स्क्वायर फीट का एक रेडी जो है वो एसेट्स होगा, तो उसको हम अवार्ड के लिए एलिजिबल मानेंगे। लेकिन रेजिडेंशियल के अंदर वैरायटीज बहुत ही वास्ट हैं, और इसमें हम लोगों ने 2 सेगमेंट रखे। एक वो सेगमेंट जो बिल्डिंग्स जो 100% रेडी हैं, और दूसरी वो बिल्डिंग्स जो एटलीस्ट 50% कंस्ट्रक्शन हो गया। और रीजन था 50% कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करने के लिए कि कुछ हद तक जो कंज्यूमर हैं वो इसका फायदा उठा सकें। जो बिल्डिंग रेडी हो जाती है उसमें फिर बिल्डर का माल बिक जाता है, तो उसके बाद कंज्यूमर उसका फायदा डायरेक्टली नहीं उठा सकता। ये जरूर देख सकता है कि यार ये डेवलपर ने पिछला प्रोजेक्ट अच्छा किया है, उसको अवार्ड मिला है, तो उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट पे ध्यान दे। लेकिन जो अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें उनके पास इतना समय नहीं रहता और इतनी चॉइस नहीं रहती, तो इसके लिए 50% वाला एक सेगमेंट रखा। अब इस 50% सेगमेंट में भी अलग तरीके के हर प्राइस ब्रैकेट के प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसमें एक अफोर्डेबल सेगमेंट है, मिड सेगमेंट था, लग्जरी सेगमेंट था और एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। तो ये 4 सेगमेंट रखे। अब इसमें भी बड़ा इशू होता था कि एमएमआर मार्केट है जहां का रेट जो है वो आपका 6,000 से लेकर के 35,000, 40,000 और लाख रुपए तक आता है, और जबकि दूसरे शहर हैं उसके ब्रैकेट डिफरेंट थे। तो इसकी डेफिनेशंस बताई कि आज एमएमआर के अंदर अगर अफोर्डेबल सेगमेंट देखा तो हम लोगों ने 0 से 50 लाख देखा। हालांकि इसको आप एक प्राइस बैंड समझ सकते हैं या उसको एक अफोर्डेबल की सेगमेंट देखें, लेकिन जो रियलिटी का बिहेवियर है उसको देखते हुए उसकी डायनामिक्स चेंज की। हालांकि जो बैंगलोर है, एनसीआर है, क्योंकि वहाँ पे लैंड एफिशिएंसी अच्छी है, प्राइसेस कम हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जो ब्रैकेट रखा गया वो कम का रखा गया। तो इस तरीके की कैटेगरीज हम लोगों ने इसमें बनाई। जी, तो यहाँ पर श्री गोपाल काबरा साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा पंकज बता रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट पिछले साल से, ये परिवर्तन पिछले साल से आया। पहले अवार्ड्स होते थे तो एक नेशनल कैटेगरी होती थी, और हमने उसमें देखा था कि कुछ एक नाम ही हर बार घूम फिर के आते थे, लेकिन यहाँ पर सबको एक रिकॉग्निशन मिले, हर अच्छा काम सामने आए, उसको लेकर एक प्रयोग किया गया कि अब यहाँ पर सिटी वाइज अवार्ड्स को तोड़ा गया। हर सिटी को अपना महत्व दिया गया, क्योंकि हर शहर की ज्योग्राफी अलग होती है, वहां के खरीदार अलग होते हैं, वहां के बिल्डर्स अलग होते हैं, हर शहर का अपना महत्व है। इस सिटी फॉर्मेट को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, ये सिटी फॉर्मेट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और यही हमारा उद्देश्य है कि ये जो अवार्ड एकदम क्लास है इसको हम मास तक लेके जाएं। आज छोटे शहर के लोगों को कोई अवार्ड नहीं देता है और वो वंचित रह जाते हैं कि हर जगह ऐसे ही होता है, चाहे कोई हर उद्योग में जो बड़े टॉप 5 या टॉप 10 है वही हमेशा अवार्ड ले जाते हैं, वही विनर रहते हैं। आरआर काबिल सीएनबीसी आवाज ने परिवर्तन करके इसको आम आदमी के लिए बिल्कुल कर दिया गया है। इससे छोटे शहर के लोग काफी खुश है, काफी प्रभावित है, और उन्हें भी एक लेवल ऊपर आने का ये मौका हम दे रहे हैं। ये आखिर ये देश के लिए भी अच्छा होगा और ये आम बिल्डर के लिए जो है इसमें काफी फायदेमंद है, और इससे एक प्रगति की भावना और क्वालिटी इंप्रूवमेंट और लेवल ऑफ थॉट्स को काफी ऊपर आ रहा है। इसीलिए इसमें नासिक, पूना तो समझिए आज बड़ा शहर हो गया, लेकिन इंदौर अगर बाकी सब शहर से हम लोगों को लेकर आ रहे हैं, इसका काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और उनको भी काफी फायदा हो रहा है। ऑल आर हैप्पी। जी, चलिए, तो यहाँ पर ये बात सही है पंकज की छोटे शहर को रिकग्निशन नहीं मिल पाता। टियर 2 सिटीज हैं या उससे नीचे की जो सिटीज है, अगर वहां पर भी अच्छा काम हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलता है, वो बिल्डर्स, वो डेवलपर्स कभी सामने ही नहीं आते। बहरहाल हम बात कर रहे थे आपके उस फॉर्म की, उस फॉर्म में आपने क्या क्या चीजें पूछी हैं जिससे लगता है कि सब लेखा जोखा पूरे प्रोजेक्ट का सामने आ जाता है? देखिए, हर चीज को बड़ा ही ऑब्जेक्टिव ढंग से सोचा, क्योंकि रियलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि लोकेशन अच्छी है,
अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या अच्छी है? कि एक आदमी है जिसने 50 किलोमीटर दूर पे भी प्रोजेक्ट्स बनाया, वो नेचर को एक अच्छा बनाता है, और दूसरा एक आदमी ये बताता है कि तुम्हारे घर के पास में स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, मार्केट है, तो ये लोकेशन अच्छी है। तो क्राइटेरिया ये देखा कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लार्ज ऑडियंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्या है, तो उसको बड़ा ही ऑब्जेक्टिवली रखा। तो हमने तो, अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जगह पे पानी है कि नहीं है। अगर आपके प्रोजेक्ट्स में व्यूज़ अच्छे हैं तो उस व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कौन से व्यूज़ देखे हैं, तो आपको वो, आपका अगर सी व्यू है तो फुल सी व्यू है कि पार्शियल सी व्यू है, तो इसको ऑब्जेक्टिवली हम लोगों ने टिक मार्क पे रखा था कि किस तरीके के व्यूज़ हैं, सिटी व्यू है, उसी हिसाब से उसकी ग्रेडिंग मेथोलॉजीज बनाई गई। वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, कितनी डिस्टेंस है, कौन सी एमिनिटीज किस और सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है, इकोनॉमिक डेंसिटी किस तरीके की है हमारी लोकेशन की, जो उस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर देती है। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर पहुंचे, तो प्रोजेक्ट के ऊपर पहुंचे तो उसमें 2-3 एलिमेंट किए कि आपका लेआउट और यूनिट की डिज़ाइन किस हिसाब से है, मास्टर प्लानिंग किस हिसाब से है, जो आपने एमिनिटीज़ दी हैं वो एमिनिटीज़ क्या हैं। तो आप अगर बोलते हैं कि आपने सुपीरियर फ्लोरिंग दिया, तो सुपीरियर फ्लोरिंग का मतलब क्या है? कि आपने सिरामिक को सुपीरियर बोला है कि वेट्रीफाइड को सुपीरियर बोला है कि आपने मकवाना मार्बल को फ्लोर दिया, तो उसमें बड़ा ही टिक मार्क दे दिया कि आपने सिरामिक दिया तो आप सिरामिक पे टिक कीजिए, और उसके बेसिस पे ग्रेडिंग की ओवरऑल प्रोजेक्ट की। आपने जो एमिनिटीज दी, आप तो इतनी बारीकी से आपने यहाँ पर जज करने की कोशिश की है। तो चलिए देखिए किस स्टैंडर्ड पे हम इन्हें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस बारीकी में जाकर इसको हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को इकट्ठा करने के बाद भी इन्हें जज करने के लिए एक बहुत ही ग्रैंड जूरी बनाई गई है। उस जूरी ने बहुत एक लंबे प्रोसेस, करीब 2-3 राउंड्स के बाद तय किया कि कौन इसमें से विनर्स निकल के आएगा, कौन कौन लोग थे जूरी में, यह भी चर्चा होगी, और इससे आपको यानी इन अवार्ड से ग्राहकों को क्या फायदा होता है, ये सब चर्चा करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। The Indian healthcare industry has progressed at an impressive pace over the years. But the need of the hour is to strengthen the healthcare infrastructure on the ground. ICICI Lombard and CNBC TV18 present the India Healthcare Awards 2013, bringing together all the stakeholders to create an infrastructure-driven delivery model. This December in New Delhi. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. Buy your Skoda Rapid today. Pay in 2015. Skoda. Simply clever. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, रियल एस्टेट अवार्ड स्पेशल। यहां पर बात हो रही है अवार्ड्स के बारे में और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, यहां पर इस साल एक खास बात और करने जा रहे हैं हम अवार्ड्स के साथ की एक रियल एस्टेट चार्टर हम पेश करने जा रहे हैं यहां पर, जो कि हमारे जो चीफ गेस्ट होंगी, जो यहां पर आवास मंत्री हैं देश की, गिरिजा व्यास, वो आने वाली है और उनके माध्यम से हम भारत सरकार को एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ से चार्टर देंगे जिसमें इंडस्ट्री के सामने क्या दिक्कतें हैं, कैसे वो आगे बढ़ना चाहती है, तमाम बातें होंगी। आपको लगता है कि ये भी एक अनूठी पहल होने जा रही है? हाँ, ये एक CNBC अवार्ड की ओर से ये अच्छी पहल है और अपने आप पहल, जनरली ये बिल्डर एसोसिएशन का काम होता है कि वो इस प्रकार की पहल करती है, लेकिन कोई टीवी चैनल ये अवार्ड फंक्शन के टाइम में इस प्रकार की पहल कर रही है, वो एक अपने आप में अनोखी होगी और उसका एक अधिक वजन होगा, क्योंकि टीवी चैनल कंपनी ये अपने आप में न्यूट्रल है, उसको किसी बिल्डर लॉबी से या किसी से कोई अधिक अपना वो लगाव या प्रेजुडाइज जैसा मैटर नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार का ये करने से एक ये वजनदार चीज़ होगी जिसकी आज आवश्यकता भी है। आज ये सेक्टर, वैसे तो सारे ही सेक्टर काफ़ी दुखी और प्रभावित है, लेकिन ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, इन्वेंट्री भी काफ़ी बड़ी है। ऐसे समय में इस प्रकार का ये चार्टर करने से
इसको जरूर लाभ मिलना चाहिए। एक बार फिर आते पंकज, जो आपके पास हम बात कर रहे थे जूरी की, इससे पहले तो तमाम तरह की एंट्रीज आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन जो जूरी भी इस बार निकल कर आई, काफी ग्रैंड जूरी है, 10 से ज्यादा लोग हैं और काफी बड़े बड़े नाम है जूरी के अंदर। आप एक्सपर्ट की तरफ पे देखिए तो यहाँ पर संजय दत्त और अनुज पुरी जैसे नाम है, दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की बात करें तो अरुण नंदा, किशोर बियानी जैसे नाम है, बैंकर के तौर पर राजीव सभरवाल, के मिस्त्री जैसे नाम है, बड़े आर्किटेक्ट्स भी हैं यहाँ पर। यानी एक बहुत ही वेल इक्विप्ड जूरी है। कैसा प्रोसेस रहा पूरा जूरी का, कैसे फिल्टर्स रहे, क्या इतना आसान था प्रोजेक्ट को चुन लेना जो नंबर 1 पे आ रहे थे? देखिए, क्योंकि ये सिटी स्पेसिफिक अवार्ड्स थे और बहुत ही स्प्रेड आउट अवार्ड्स थे, तो इतना इजी नहीं रहा। हालांकि जूरी की तारीफ की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से जूरी को चुना गया और जो पार्टिसिपेशन हुआ और जिस लेवल तक डेलिब्रेशंस किया कि एक प्रोजेक्ट को चुनने में, उसमें ये ज़रूर दर्शाता है कि उनका एक्सपीरियंस जो आया, क्योंकि सारी जूरी जो है वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं और एक लेवल का उनका एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टाइज है, वो इसमें बहुत काम आई। ओवरऑल प्रीमाइसेस ये रही कि हम कुछ सीखें और उनसे सीखें और ये जो सीख है ये पूरी इंडस्ट्री को हेल्प करे एक तरीके से रियल इस्टेट को इवैल्यूएट करने के लिए और अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इस तरीके का जो काम हुआ वो बड़ा ही काबिले तारीफ रहा और बहुत मजा आया ओवरऑल। 2 से 3 राउंड हमने जो है कि जूरी के यहाँ हुए हैं, 3 राउंड की जूरी हुई और जिस लेवल का पार्टिसिपेशन रहा, जिस लेवल तक जूरी ने और इतनी रिनाउंड जूरी ने समय निकाल करके उसको अंदर तक देखा, उनके पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व किया कि जो अवार्ड दे रहे हैं वो बराबर ढंग से जा रहा है, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा कदम है रियल एस्टेट के इवैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी चलिए, अब वक्त हो गया कि हम कंक्लूड करेंगे इसको। काबरा साहब, आखिरी सवाल आपसे कि ओवरऑल ये एक इंडस्ट्री का सम्मान है, डेवलपर्स का सम्मान है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट फायदा पहुंचेगा वो घर खरीदने वालों को पहुंचेगा, ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है, क्योंकि यहां से उन्हें जानने का मौका मिलता है कि कौन है वो देश के नाम जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जिनके प्रोडक्ट पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिनकी क्वालिटी, टाइमिंग, तमाम चीजों पे आप भरोसा कर सकते हैं, और ये अवार्ड उनके लिए भी एक गाइड का काम करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें वास्तव में देखा जाए तो सबसे अधिक लाभ कंज्यूमर को हो रहा है। डेवलपर को तो फायदा होता है, लेकिन कंज्यूमर को एक ये सोच, क्योंकि कंज्यूमर को डेवलपर के बारे में इतनी आइडिया नहीं होती है। कुछ डेवलपर विज्ञापन ज़्यादा करते हैं, कुछ डेवलपर विज्ञापन कम करते हैं, तो विज्ञापन एक आधार नहीं बनता है कि वो डेवलपर कैसा है। लेकिन ये इस प्रकार के अवार्ड मिलने से उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, तो उस हिसाब से कंज्यूमर को लेने के लिए एक अंदाज आता है कि मुझे किससे लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इस अवार्ड का वास्तव में देखा जाए तो डेवलपर का एक सम्मान बढ़ता है, लेकिन कंज्यूमर का अपना इसमें ज़्यादा लाभ है। कंज्यूमर को एक आइडिया आती है कि मैं किससे लूँ, किससे न लूँ। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि इस प्रकार के अवार्ड हमेशा कंज्यूमर को ज़्यादा एवं बिल्डर को भी फायदा है। चलिए, तो यहाँ पर दोनों काम पूरे हो रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा काम करने वालों का सम्मान हो रहा है और साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये अवार्ड से गाइड का काम करते हैं। तो ये चमचमाती ट्रॉफी 21 दिसंबर की शाम उन लोगों के हाथों में होगी जिन्होंने वाकई अपने कंज्यूमर्स का ध्यान रखा है, जिन्होंने वाकई अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने की कोशिश की है और जिन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में कुछ अलग हटकर काम करने का प्रयास किया है। तो 21 दिसंबर की शाम देखना मत भूलिएगा। CNBC आवाज पर हम फिर हाजिर होंगे, CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2013 के साथ। और फिलहाल आपसे वक्त हो गया विदा लेने का। यहां पर पंकज कपूर साहब आपका और श्री गोपाल काबरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग लेने का। लेकिन आप लोग बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज।